रिप्रोडक्शन होता ही नहीं तो ना हम एग्जिस्ट करते, ना आप एग्जिस्ट करते, ना दुनिया में कोई भी प्राणी एग्जिस्ट करता। चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th एग्जामिनेशन में, जो कि यहाँ से 6 से 8 सवाल तो आते ही आते हैं। फिर भी ये जान के भी हम एक एक सवाल को गलत कर बैठते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेप्ट या फिर अप्रोचेस हो सकता है। चाहे ये हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि आपका पढ़ने का तरीका गलत है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप रट नहीं सकते। रटने जाएंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट जो है पूरा पूरा खिचड़ी पक जाएगा। तो इसलिए हमें एक एक कॉन्सेप्ट को तरीके से समझना पड़ेगा, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे वो मोस्ट एडवांस फीचर जो एनिमेटेड वीडियो हो, उसके द्वारा हमें एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो विज्ञान बोर्ड आपको हर एक कॉन्सेप्ट के साथ एनिमेटेड वीडियो प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट एंड एमसीक्यू सॉल्विंग एंड जो है लार्ज क्वेश्चन, जो ब्रॉड क्वेश्चन होता है उसका लिखने का जो तरीका होता है वो आपको बताएगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि विज्ञान बोर्ड आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा। पहला जो आपके होंगे वो है कॉन्सेप्ट टू एनिमेशन। देखिए, बात ऐसी है कि अब तक का हम जो है सिर्फ और सिर्फ डायग्राम देख के काम चला रहे थे। डायग्राम हम लोगों को विजुअलाइज तो कराते हैं, बट डायग्राम और एक इमेजिनेशन और जिसको हम बोलते हैं एनिमेशन, इनमें यही अंतर होता है कि जैसे कि आप कुछ सुन रहे हैं ऑडियो और आप उसी का मूवी वर्जन देख रहे हैं, तो समझ किस में ज़्यादा आएगा? मूवी वर्जन में ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए पिक्चर देखने के साथ साथ या फिर डायग्राम देखने के साथ साथ उसका प्रोसेस भी एनिमेटेड के साथ जब आप विजुअलाइज करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे एज ए मूवी, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड तक भी बैठ जाएगा। अब चाह कर भी उस चीज़ों को भूल नहीं सकते। दूसरा होता है टॉपिक वाइज टेस्ट जो होता है, वो सबसे बड़ी बात होता है। एक तो होता है एमसीक्यू, जो कि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे मिल जाएंगे, एमसीक्यू को तो बहुत बढ़िया से सॉल्व करा देते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि हम ब्रॉड क्वेश्चन को सही से एनालिसिस नहीं करते। उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, कहाँ से एग्जाम्पल लगाना है, कैसे डायग्राम बनाना है, वो एक एक तरीके से आपको ये विज्ञान बोर्ड टेस्ट के माध्यम से एक एक टॉपिक से वो चीज़ें क्लैरिटी कराएगा। ठीक है। नेक्स्ट है माइंड मैप के थ्रू कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन। देखिए, आपने एक चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, बस उस चैप्टर को जब हम एग्ज़ाम लेने के आपको पास आएंगे कि या फिर बोलेंगे कि हाँ नेक्स्ट दिन आपका एग्ज़ाम है, एक चैप्टर तो आप पढ़ लेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे, बट इतना सब्जेक्ट होने के बाद आपका क्विक रिवीजन कैसे हो पाएगा? उस सबसे जो है वैल्यूएबल है माइंड मैप के थ्रू। माइंड मैप एक ऐसा जरिया है जो आपके टाइम तो बचाता ही बचाता है, साथ साथ में आपका जो रिवीजन बहुत क्विकली और बहुत एफिशिएंट मैनर में करवाता है। इसलिए माइंड मैप के थ्रू रिवीजन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखिए, जो घिसे बैठे क्वेश्चन है उसको छोड़ के और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें एक नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि एक नया अप्रोच देगा। उसी टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट के बाद, हर एक चैप्टर के बाद हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लगाएंगे और उसको करने का एक नया अप्रोच बनाएंगे। कभी कभार जो है हम पढ़ के तो बहुत सारा जाता है, बट क्वेश्चन जो है हमें पूछ लिया जाता है घुमा के। कॉन्सेप्ट अगर किसी का क्लियरिटी बहुत ज़्यादा अच्छे है तो वो करके चले जाते हैं, वही डिफरेंट बन जाता है एक मॉडरेट स्टूडेंट के साथ एक एडवांस स्टूडेंट का। इसलिए आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो है विज्ञान बोर्ड आपको एक एक करके प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद है कि यहाँ पे आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हमने ये समझाने की कोशिश किया है कि एक बाइनरी फ्यूजन है। एग्जाम्पल जो है ये एक एमीबा है। तो एमीबा है क्या है? पेरेंट सेल है। तो यही पेरेंट सेल जो है बाइनरी फ्यूजन हो रहा है पहले। तो बाइनरी फ्यूजन से पहले क्या चीज़ें होता है? साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम उसको बोलते हैं जो कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस क्या है ये आपको बताना है। थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा, उससे पहले आपको सोच के बताने की कैरियोकाइनेसिस क्या होता है।
तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होने के बाद, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद जब दोनों सेल डिवाइडेड होके दो छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उसी को ही बोलते हैं बाइनरी फिजन। यही चीज़ें जो है हम इमेज के थ्रू देखते हैं, बट जब हम इसको एनिमेटेड के थ्रू देखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, ये तो चलिए इंट्रोडक्शन वीडियो है, बहुत मतलब बेसिक से समझाया जा रहा है। जब और अच्छे से गहरे तरीके से इसको हम देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। फिलहाल अभी हम आपको दिखाते हैं कि एनिमेशन के थ्रू एमीबा कैसे जो है अपना सेल डिवीजन करते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं। Step 6-1. The nucleus divides. Two identical daughter amoebas and are formed. देखिए कैसे अच्छे से तरीके से समझाया गया। पहले बोला कि रेप्लिकेशन हो रहा है किसका, न्यूक्लियस का, डीएनए का। उसके बाद साइटोप्लाज्म का मतलब विभाजन हो रहा है। उसके बाद जो है विभाजन होते होते दोनों अलग अलग जो है डॉटर सेल बना, और डॉटर सेल बाद में मैच्योर होके एक एमीबा बनेगा, एक मैच्योर एमीबा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट अब जो है चैप्टर के कोर में एंट्री करते हैं। चैप्टर में कोर में एंट्री करने से पहले हम पूछते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। बेसिक लैंग्वेज में बोले तो रिप्रोडक्शन ये होता है कि एक ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये हम मानते हैं, पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट जो है एक फंडामेंटल प्रोसेस है। तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब हम ये बोल सकते हैं दुनिया में रहते हुए जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है वो स्पीसीज अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा सेम या फिर सिमिलर जेनेटिकली एक और सेम स्पीसीज का एक बेबी प्रोडक्शन करता है या फिर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। बार बार रिप्रोडक्शन, हम अगर इस पूरे वर्ड को अगर तोड़ेंगे, मतलब कि प्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन मतलब उनको किसी ने प्रोडक्शन किया था, उन्होंने किसी और को करा, और जो एक मैच्योर बन रहा है वो ऐसे ही साइकिल चलता जाएगा। इसलिए बार बार ऐसे प्रोडक्शन करने को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये होता है उसका बेसिक डेफिनेशन। यहाँ पे एक प्लानरी का जो कि पिक्चर दिया गया है, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बाकी जो है हम इसके बारे में नेक्स्ट डिटेल में देखेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं जो है रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए दुनिया में कोई भी स्पीसीज हो, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, अपने अपने जो है अस्तित्व जो है दुनिया में सभी कायम रखना चाहता है, और उसके लिए सबसे चाहिए हर एक का उसी सेम जेनेटिक या फिर जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग या बेबीज। तो इसी के लिए जो है सब क्या करते हैं ना, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिचनेस बढ़ाने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस दुनिया में कायम करने के लिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार इसको घुमा फिरा के स्टेटमेंट के द्वारा पूछा गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों हर एक प्राणी रिप्रोडक्शन करता है। ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। देखिए बेसिकली दो ही रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के अंदर ये सब टाइप्स जो होता है, जो छोटे छोटे टाइप्स होता है, इसी के अंदर ही आ जाता है। हम एक एक को लेके बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन को। सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानने से पहले आपको 4-5 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एमीबा या फिर प्लानेरिया के बारे में दिखवाया, वहाँ पे 4 चीज़ें था, वो आपको देखना है। यहाँ पे मैंने वो 4 चीज़ें पॉइंट वाइज लिखा रखा है, तो वही 4 चीज़ें आप देख पाएंगे। तो मैं फिर से उसको दिखाऊंगा आपको। पहला है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, दूसरा है जेनेटिकली सेम होंगे। अगर जेनेटिकली सेम होंगे तो कोई वेरिएशन भी नहीं होंगे, दोनों इंटरलिंक है। ये 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट। और आपको जानना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एनर्जी कम रिक्वायरमेंट होता है, और इसलिए जो है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व जो है, इसी के कारण जो है रिप्रोडक्शन बहुत फास्टर होता है कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको देखिए यहाँ पे मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये जो एमीबा है, तो एमीबा देखिए पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था कि सिंगल पेरेंट होंगे, है सिंगल पेरेंट।
जब वही सिंगल पेरेंट से ही दो कैरियोकाइनेसिस के द्वारा, मतलब कैरियोकाइनेसिस का मतलब मैंने पूछा था, कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये होता है न्यूक्लियस का डिवीजन है, यही न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, वही जेनेटिक मटेरियल क्या, तो जेनेटिक मटेरियल बाहर से नहीं आया है, तो जेनेटिक मटेरियल सेम ही रहेगा, ठीक है, तो वेरिएशन नहीं होगा। दूसरा है ये फास्टर होगा, ये आपको जानना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्टेस्ट होता है और एनर्जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिखवाया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखवाया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और एक की पॉइंट क्या है, मैंने वो ये डेफिनेशन में लिखवाया है कि गैमेट का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई फ्यूजन नहीं होता है, इधर कोई मेल रिप्रोडक्शन भी नहीं रहता है या फीमेल में नहीं रहता है, इसलिए गैमेट का कहाँ से आएगा, तो गैमेट का फॉर्मेशन भी इधर नहीं होगा। जो क्लोन या फिर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा वो जेनेटिकली सेम रहेगा। तो अगर हम इसका डेफिनेशन बता जाए, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ पे सेम जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम टाइप्स में आ जाते हैं कि कितने टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है एक्चुअली। तो नंबर 1 इज द फ्यूजन। देखिए फ्यूजन के अंदर भी दो टाइप आता है, एक आता है बाइनरी फ्यूजन जो कि अमीबा में होता है, दूसरा आता है मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। दूसरा नंबर में है बडिंग, ठीक है, जैसे हाइड्रा का एग्जाम्पल है। तीसरा आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, चौथा आएगा फ्रेगमेंटेशन, 5वां स्पोर फॉर्मेशन, 6 रीजनरेशन। अब एक एक को हम लेंगे, उसका एग्जाम्पल लेंगे, डायग्राम लेंगे और साथ साथ में उसके जो है एनिमेशन वीडियो के थ्रू एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो पूरा चैप्टर को इसी तरीके से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप जुड़ जाइए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा ये रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है इसी को ही विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आपको बताना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट वीडियो जो कि रिप्रोडक्शन का टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे।